हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। मनोविज्ञान के इतिहास में स्ट्रक्चरलिज्म पहला प्रमुख स्कूल ऑफ साइकोलॉजी माना जाता है। इसकी शुरुआत विलियम वुंड ने की और बाद में उनके विद्यार्थी एडवर्ड बी टीचनर इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। स्ट्रक्चरलिज्म का मुख्य उद्देश्य था कि मानव मन की संरचना को समझना। जैसे कि मशीन को समझने के लिए हमें उसके छोटे छोटे पार्ट्स को देखते हैं, वैसे ही स्ट्रक्चरलिस्ट माइंड के मतलब मन के छोटे छोटे तत्वों जैसे विचार, जिसे हम थिंकिंग कहते हैं, भावनाएं, इमोशंस और संवेदनाओं को अध्ययन करते हैं। इसके लिए इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड का उपयोग किया, जिसमें व्यक्ति को अपने अंदर चल रहे विचारों और अनुभवों को डिस्क्राइब करना होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को एक फूल दिखाया जाए तो स्ट्रक्चरलिस्ट यही जानना चाहेगा कि उस व्यक्ति को रंग, खुशबू और उससे जुड़ी भावनाएं कैसे महसूस हुई। हालांकि यह अप्रोच महत्वपूर्ण भी है, लेकिन इसकी कमी यह थी कि हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है, इसीलिए रिजल्ट्स हमेशा समान नहीं होते थे, राइट। तो दूसरा स्कूल है जिसे हम कहते हैं फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म में क्या होता है? फंक्शनलिज्म स्ट्रक्चरलिज्म की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ। इसे मुख्य रूप से विलियम जेम्स ने विकसित किया, जहां स्ट्रक्चरलिज्म यह पूछता है कि मन बना किस चीज से है। फंक्शनलिज्म ये पूछता है कि मन काम कैसे करता है और उसका उद्देश्य क्या है, राइट। तो फंक्शनलिस्ट का मानना था कि हमारे विचार और व्यवहार हमें एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने में मदद करते हैं। एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर डर की भावना को देखो, फियर, डर केवल एक इमोशन नहीं है, बल्कि यह हमें खतरे से बचने में मदद करता है। अगर हम सड़क पार करते समय तेज आती गाड़ी देखकर उसे डर महसूस होता है तो हम तुरंत सावधान हो जाते हैं। स्कूल ने बताया कि साइकोलॉजी केवल माइंड का स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि उसको प्रैक्टिकल यूज को भी समझने का विज्ञान है। उसको हम हमारे रूटीन लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका भी एक स्टडी करने का माध्यम है। ओके, नेक्स्ट है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस की शुरुआत सिगमंड फ्राइड ने की थी। स्कूल के अनुसार मानव व्यवहार पर केवल हमारे कॉन्शियस थॉट्स का ही नहीं, बल्कि अनकॉन्शियस माइंड का भी प्रभाव पड़ता है, राइट। तो फ्राइड का मानना था कि हमारे कुछ दबे हुए विचार है, मेमोरीज है, इमोशंस है, वो हमारे बिहेवियर को मतलब हमारे व्यवहार को प्रभावित करते। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को बचपन में कोई बुरा अनुभव हुआ तो वो अनुभव बाद में उसके डर या व्यवहार में दिखाई दे सकता है, भले ही वह उस घटना याद न हो। तो साइकोलॉजी में साइको एनालिसिस का उद्देश्य था कि व्यक्ति अपने अनकॉन्शियस थॉट्स को समझे और अपनी समस्या को समझ सके। इस अप्रोच ने पर्सनालिटी, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और ह्यूमन इमोशंस को समझने में साइकोलॉजी को एक नई दिशा दे दी। नेक्स्ट है बिहेवियरिज्म।
जिसे हम व्यवहारवाद भी कहते हैं, व्यवहारवाद भी कहते हैं। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी का ये वो स्कूल है जहाँ केवल दिखाई देने वाले व्यवहार यानी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को अध्ययन करता है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को अध्ययन करता है। इसे जॉन बी वॉटसन ने विकसित किया था। बिहेवियरिस्ट मानते थे कि हमारा व्यवहार एनवायरनमेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है। हमारा जो व्यवहार है वो हमारे एनवायरनमेंट और जो हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे बनता है, राइट, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बनता है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण है कि पावलोव का प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट। पावलोव ने देखा कि कुत्ता खाना देकर सलाइवा प्रोड्यूस करता है। एक डॉग है, जब उसे खाना देते हैं तो उसको सलाइवा प्रोड्यूस करता है। तो बाद में घंटी की आवाज को खाने के साथ जोड़ने पर कुत्ता केवल घंटी सुनकर ही सलाइवा प्रोड्यूस करने लगा। तो इससे पता चलता है कि बिहेवियर एसोसिएशन और लर्निंग से डेवलप हो सकता है। बिहेवियरिज्म ने ये समझने में मदद की हमारी आदतें, हमारे रिएक्शंस, हमारे हैबिट्स, हमारे स्किल्स और एक्सपीरियंस को समझने में मदद की। नेक्स्ट है जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। जेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इसको जेस्टाल्ट मनोविज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। ये जेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मुख्य विचार क्या है? तो ये है कि द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ द पार्ट्स। यानी पूरा अनुभव केवल छोटे छोटे हिस्सों का जोड़ नहीं होता। ये स्कूल जर्मनी में विकसित हुआ और मैक्स वर्टहैमर, वुल्फगैंग कोहलर और कुर्ट कोफका इससे साथ जुड़े थे। जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ये मानते थे कि हमारा ब्रेन चीजों को एक कंप्लीट पैटर्न के रूप में समझता है, देखता है। उदाहरण के लिए जब हम कोई सॉन्ग सुनते हैं तो हम अलग अलग नोट्स को नहीं सुनते, बल्कि एक पूरी की पूरी मेलोडी को सुनते हैं, राइट। तो ये है जेस्टाल्ट साइकोलॉजी का बेसिक थॉट। इसी तरह हम ऑप्टिकल इल्यूजन में हमारा ब्रेन अलग अलग शेप्स को जोड़कर एक कंप्लीट इमेज बना लेता है। इस अप्रोच ने परसेप्शन और थिंकिंग को समझने में साइकोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान दिया। कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी मनुष्य की कॉग्निटिव साइकोलॉजी कॉग्निटिव साइकोलॉजी मनुष्य के मेंटल प्रोसेसेस का अध्ययन करती है, जैसे थिंकिंग है, मेमोरी, लर्निंग, अटेंशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारी चीज़ों को समझने में कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमें बहुत मदद करती है। ये जानने की कोशिश करती है कि हमारा जो ब्रेन फॉर्मेशन है, ब्रेन फॉर्मेशन को कैसे, इंफॉर्मेशन को कैसे रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और उसको स्टोर भी किस तरह से किया जाता है। उदाहरण के लिए जब हम कोई स्टूडेंट को किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो उसका माइंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन को समझता है, ठीक है, उसे याद रखता है और जब कभी एग्जाम होता है तो उसको रिकॉल करता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में हम किसी चीज को समझकर उसका उपयोग करते हैं। तो 1950 के बाद में कॉग्निटिव साइकोलॉजी बहुत विकसित हुई क्योंकि रिसर्चर्स ह्यूमन थिंकिंग को समझना चाहते हैं, जिसका उपयोग करके हम एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेमोरी इंप्रूवमेंट और लर्निंग टेक्निक्स में भी बहुत आगे
बढ़ चुके हैं।